हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज हम व्यतिकरण का स्पष्टीकरण करेंगे। यहाँ पर व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या, गणितीय विवेचना जिसे बोलते हैं, पूरा कंप्लीट यहाँ पर चर्चा होने वाला है। संपोषी व्यतिकरण के लिए या हम विनाशी व्यतिकरण के लिए, दोनों के लिए आवश्यक जो प्रतिबंध है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन बच्चों थोड़ा आपको कहीं ना कहीं समय देना पड़ेगा, तभी कुछ मजा आने वाला है। यदि आप सोचेंगे यूं आसानी से बन जाए तो ऐसा चांस नहीं बनेगा। सबसे पहले हम व्यतिकरण को समझना चाहेंगे, लेकिन व्यतिकरण से पहले भी अध्यारोपण होता है। अध्यारोपण क्या होता है? दो या दो से अधिक तरंगों का मिलना। जैसे दो तरंगे जब आपस में मिलती हैं तो हो सकता है वो तरंग आपस में मिलने के बाद आयाम का निर्माण ज्यादा हो जाए या ज्यादा आयाम बन जाए, जिनकी प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाए, या तो हो सकता है कम हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे आपसे कह रहा हूं कि एक प्रकाश तरंग यहां से चल रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा प्रकाश तरंग ये बच्चों सेम उसी आवृत्ति का, उसी आयाम का एक निश्चित दिशा में चल रहा है, और जब आपस में दोनों मिल जाएं तो कुछ इसकी बनावट इस प्रकार से हो जाएगी। वो कब? जब श्रृंग श्रृंग से मिल जाए और गर्त गर्त से मिल जाए। ये जो श्रृंग है श्रृंग से मिल जाए, गर्त गर्त से मिल जाए, तो कहीं ना कहीं उनके आयाम में परिवर्तन हो जाएगी, तीव्रता में कमी हो जाएगी। लेकिन ये कंडीशन है कब? जब बच्चों इसका आयाम समान है और एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाए तो इनके आयाम में वृद्धि हो जाएगी। और व्यतिकरण यही तो कहता है कि जब दो तरंगे हैं उनका आयाम भी समान है, उनकी आवृत्ति भी समान है, और एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, एक दूसरे पर मिलती हैं, तो उनकी तीव्रता में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो जाता है। यह परिघटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। अध्यारोपण का मतलब दो या दो से अधिक तरंगों का आपस में मिलना, और जब मिल गए तो उनका परिणामी विस्थापन, जैसे इसका विस्थापन मान लो y1 रहा होगा, इसका विस्थापन y2 रहा होगा, तो इसका परिणामी विस्थापन जो अध्यारोपण के अनुसार y बराबर y1 प्लस y2, ये अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। चीजें क्लियर है? यहां पे दो तरंगे हैं, एक का मैंने मान लिया y बराबर a sin ओमेगा t, ठीक है, ये विस्थापन हो गया, ठीक है। चीजें क्लियर है? जहां a क्या है? आयाम है, ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति है, और ओमेगा टी हो गया। लेकिन दूसरे का यदि थोड़ा सा डिफरेंस है, विस्थापन की मैं बात कर रहा हूं, विस्थापन जरूरी नहीं है सेम, आयाम भले अलग अलग हो जाए, समान हो जाए, ठीक है। तो भैया यदि मैं यहां से कह दूं कि b sin ओमेगा टी, यहां पर b का मान मतलब दोनों का डिफरेंस लेकर चल रहा हूं, ठीक। तो a का आयाम मतलब पहले तरंग का आयाम, b दूसरे तरंग का आयाम, और ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति है। कलांतर में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इसलिए प्लस फाई कलांतर अग्रगामी पश्चिगामी कर सकता हूं। तो दो तरंगे हैं, दो तरंगे जब चलते हैं तो अध्यारोपण के सिद्धांत से कहता है भैया जो परिणामी विस्थापन होता है t समय पर, परिणामी जो विस्थापन होता है उनके विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। तो जैसे हमने मान लिया भाई व्यतिकरण करने वाली दो तरंगे, हाँ, व्यतिकरण किन तरंगों में होंगी? जिनकी दिशा एक ही ओर हो, एक ही ओर हो, एक ही ओर हो दोनों तरंग। जैसे मैं कहता हूं एक तरंग कुछ इस प्रकार से चल रही थी बच्चों, इस प्रकार से, दूसरी तरंग जहां पे श्रृंग वहीं पे उसका भी श्रृंग इस प्रकार से चल रही, तीसरी तरंग भी ऐसे कुछ चल रही, ठीक है। ये तो हो गया संपोषी के रूप में। और विनाशी के रूप में बात करेंगे, जैसे एक तरंग ऐसा चल रहा है तो दूसरा तरंग इसके विपरीत ऐसा चलेगा, ठीक है, ऐसा। तो इसका जो पहले का जो श्रृंग है दूसरे के गर्त के साथ, और दूसरे का श्रृंग पहले के गर्त के साथ, इस क्रम में। मतलब जब दोनों श्रृंग, दोनों तरंगों का श्रृंग श्रृंग से मिल जाए तो वहां पे संपोषी व्यतिकरण हो जाता है, और जब श्रृंग गर्त से मिले तो फिर भैया विनाशी व्यतिकरण। इसमें तीव्रता अधिकतम होती है, इसमें तीव्रता न्यूनतम होती है। ये सब चीज हमने चर्चा कर लिया है, आप लोग पिछले लेक्चर में देखे होंगे, और नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाओ ना, बेहतर रूप से तैयारी करो। अब मैं आपसे कह दूं कि a और b क्या है बच्चों? जहां a और b क्या है? a और b क्रमशः उनके आयाम है बच्चों, क्रमशः उनके आयाम, a और b क्रमशः उनके आयाम है। और यदि मैं आपसे कह दूं ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा आपका कोणीय आवृत्ति है, ओमेगा आपका कोणीय आवृत्ति है, ठीक है।
तथा यदि फाई क्या है, कलांतर, कितना अग्रगामी या पश्चगामी हो सकता है, तथा फाई आपका कलांतर है, तथा फाई आपका कलांतर है। ये चीज क्लियर है। अब आपसे कोई कहे अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, इसलिए बता दिया जाता है किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के पहले उस पर हम चर्चा कर लेते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि भाई साहब किसी क्षण टी पर परिणामी विस्थापन, किसी क्षण मतलब किसी समय, किसी क्षण टी पर परिणामी विस्थापन, क्या बच्चों, परिणामी विस्थापन। परिणामी विस्थापन कैसे निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे, y बराबर y1 प्लस y2। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक एक स्टेप में समझा रहा हूं, चाहूं तो मैं इसको लिखकर भी पूरा डायरेक्ट, लेकिन ये सोचा ये थ्योरम मैं अलग से लिखकर समझाऊंगा। अब भाई साहब y का मान हमें नहीं पता, लेकिन y1 का मान हमने माना है a sin ओमेगा टी, यही चीज तो माना है। y2 का माना है हमने b sin ओमेगा टी प्लस फाई, ये चीज हमने माना है। अब साइन a प्लस बी का फार्मूला किसको किसको पता है, और नहीं पता तो अभी आप लोग लिख लोगे। साइन ओमेगा टी है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं, लेकिन इसमें छेड़खानी होगी। साइन a प्लस बी का साइन a कास बी प्लस कास a और साइन बी प्लस कॉस a साइन बी, कास ओमेगा टी कास a साइन बी, ये हो गया। अब ये जो b है ना, तो दोनों में हम गुणा कर देंगे। ये कहां से फॉर्मेट हो गया, तो चूंकि साइन a प्लस बी का फार्मूला लिख देता हूं, क्या होता है बच्चों, साइन a कास b प्लस कॉस a साइन b। ये फॉर्मेट मैं आपको लिख के दे देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके बच्चों। यहां तक आपका क्लियर है। बुक में तो एक पेज में ही कंप्लीट रहेगा। लोग कहेंगे सर आप इतना लंबा चौड़ा कराते हैं, बुक में तो इतना छोटा है, तो मुझे एक एक लाइन समझाना पड़ता है भाई। ये साइन ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी, बी का अंदर गुणा करो तो बी साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस बी कॉस ओमेगा टी साइन फाई है। ठीक, अब देखो बच्चों, यहां पे साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, इसको अलग यदि मैं कर दूं तो यहां पर आएगा a और यहां पर आएगा b cos फाइव, और दोनों में से ये कॉमन आ रहा है साइन ओमेगा टी, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चले आए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, और इसको मैं कुछ अलग करता हूं, b साइन फाइव को अलग कर लूं और cos ओमेगा टी को कुछ अलग कर लूं। अब इस पूरे वैल्यू को कास फाई, जहां पे फाई वाला बात आ जाता है, इस फाई को मैं थोड़ा सा अलग मान के चलता हूं कि इसकी कुछ वैल्यू होगी, कोई ना कोई वैल्यू हो, तो इसको मैं मान के चलता हूं। कास को मैं मान के चलता हूं कास के फॉर्म में, माना a प्लस बी कॉस फाई है, वो परिणामी आर कास फाई के बराबर है। ठीक है, आर कॉस फाई ना मानो, यहां पे फाई है, यहां भी फाई ना मानो, यहां पे आप थीटा मान लो। ठीक, और यहां पे बी साइन फाई को आप मान लो बच्चों, यहां पर क्या मान सकते हो, आर साइन थीटा मान लो। इनको समीकरण दे दो भाई, समीकरण यदि नहीं दोगे दिक्कत हो जाएगा। इसको समीकरण 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, क्योंकि सबकी जरूरत पड़ेगी ना हमें, और किसी एक के बिना संभव नहीं है कि हम उसको सॉल्व कर सकें। तो समीकरण 3 से कि 2 से, देखो जरा, बाई है तो बाई रहने दो, समीकरण 2 से a प्लस बी कॉस फाई की जगह आर कॉस थीटा हमने माना, ये साइन ओमेगा टी है। ठीक है, प्लस करो, इसके जगह हमने माना आर साइन थीटा, ये थीटा है बच्चों, ध्यान रखना, नहीं कह दो फाई है सर, और कॉस ओमेगा टी। चलो भैया आगे चलो, दोनों में से आर कॉमन है तो आर कॉमन ले लो, कितना बचेगा, साइन ओमेगा टी, फिर यहां पे कॉस थीटा, फिर बच्चों कॉस ओमेगा टी और साइन थीटा। अभी आपने पढ़ा है कि साइन ए प्लस बी बराबर कितना होता है, साइन ए कास बी कास ए साइन बी। फिर से वही फॉर्मेट में हम पहुंच चुके हैं जिस फॉर्मेट को लेकर चल रहे थे। तो कुल मिलाकर के वही फार्मूला
साइन ए प्लस बी का साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो कितना हो जाएगा आपका, आर है तो आर रहने दो, साइन ए का मान है ओमेगा टी और ये हमारा बी का मान है थीटा। तो देखो जरा, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, जो हमने यहाँ पे फॉर्मेट लगाया था, इस बार हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में, सॉरी इसको हमने डिटेल्स किया था और इस बार हम शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, देखो साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, ए का मान ओमेगा टी, बी का मान थीटा है। तो हमने इतना कर दिया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है। इसको हम समीकरण 6 दे सकते हैं। ये हमारा परिणामी तरंग का समीकरण है। किसका समीकरण है? परिणामी तरंग का समीकरण है। परिणामी तरंग का समीकरण है, परिणामी तरंग का समीकरण है। ये आ गया भैया कि दो तरंगे आपस में चल रही हैं, जहां आर कांस्टेंट नियतांक है, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। यहां तक में हम रुकने वाले नहीं है। आर की वैल्यू कैसे निकलेगी इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आर का मान कहां से आएगा सर। तो समीकरण जो हमारा, जो समीकरण यहां पर कितना था, 3 था, ये 4 है ना, और ये समीकरण हमारा मान लो 5 है। क्या बच्चा समीकरण, तो इसको हम समीकरण 5 दे देते हैं। तो समीकरण 3 व 4 को वर्ग करके जोड़ने पर आर की वैल्यू निकाल लेंगे ना भाई। ओमेगा टी तो हमें पता है, थीटा हमने मानकर चला है कितना कोण है। तो यहां से हम समीकरण 3 और 4 को देखो, इसको वर्ग करेंगे, इसको भी वर्ग करेंगे, इसको और वर्ग करके जोड़ देंगे। तो इधर देखो वर्ग होगा तो आर स्क्वायर कास स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कुछ इसी प्रकार से तो आएगा। इधर का मान आएगा ए प्लस बी कॉस फाई का होल वर्ग प्लस, फिर कितना है थोड़ा ध्यान दीजिए, बी साइन फाई है, बी साइन फाई का होल वर्ग। चलो बच्चा लोग तोड़ दो, तो यहां पर आर स्क्वायर को बाहर ले लो, तो बचेगा कितना, कास स्क्वायर, कितना बचेगा बच्चों, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यही चीज तो बच रहा है। यहां पर इसको तोड़ो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है, प्लस 2ab यानी 2ab cos फाई। भाई a का मान पूरा इतना है, b का मान पूरा इतना है, तो a स्क्वायर प्लस पूरा का पूरा b स्क्वायर प्लस 2ab, सही है। इसका स्क्वायर करो तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब कहोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखो, तो फार्मूला लिखाने नहीं आए बच्चों, यहाँ पर आपको 12th का फिजिक्स समझाने आए हैं। मतलब यार कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद रखना चाहिए, तो कर लो ना याद। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ गया बच्चों। अब यहां पर 10th क्लास में पढ़े हैं कि a कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों का जब हम वर्ग करके जोड़ते हैं तो ये 1 के बराबर होता है, सर्वसमिका है। तो यहां पर बचेगा आर स्क्वायर, यहां पे आपका ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रहने दो। जरा इन दोनों में ध्यान देना, बी स्क्वायर कॉमन है, तो बचेगा कितना, आर स्क्वायर फाई है कि थीटा है, फाई है, ठीक है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई है, ठीक है बच्चों, प्लस 2ab cos फाई। यहाँ पे गाड़ी रुकने वाली नहीं है, हमने आपको समझाया है। क्या समझाए हो सर, कि भैया इसका मान 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा दोनों का योग यदि हो तो 1 होगा। सर्वसमिका पहला है, 10th क्लास में पढ़े हो त्रिकोणमिति में। 2ab cos फाई, फाई है तो फाई। अब यहां से देखो आर का मान निकल कर आएगा, यदि वर्ग है इधर जाएगा तो वर्गमूल आ जाएगा। देखो जरा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। देखो बच्चों, इसको आप समीकरण जो भी देना चाहो, इसको आप समीकरण 6 दे दो, इसको आप समीकरण 7 दे दो। समीकरण 6 और 7 में आप देख सकते हो कि ये जो हमने r का वैल्यू लिया था, जो एक नियतांक था, इसका मान आ गया। ठीक है, कुल मिलाकर r जो है एक प्रकार से परिणामी आयाम है। भाई देखो, हमने यहाँ पर कहा कि भाई y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है, तो r जो हमारा एक प्रकार से आयाम है। थीटा क्या है, कला है, ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है। चलिए, तो r का मान आ चुका है, किंतु जब हम आपको
व्यतिकरण समझा रहे थे पिछले लेक्चर में कि व्यतिकरण में जो तरंग की तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। चूंकि यदि मैं आपसे कह दूं किंतु तरंग की तीव्रता जो है बच्चों की तीव्रता, तरंग की तीव्रता जो आई है वो आयाम, कितना आयाम है, आयाम r के वर्ग के क्या होता है बच्चों, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे समझोगे, वर्ग के अनुक्रमानुपाती मतलब I जो है अनुक्रमानुपाती होगा r स्क्वायर के। तो r स्क्वायर का यदि मैं मान रखूंगा, समानुपाती लगे रहने दो, तो r स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, देखो जरा समीकरण 6 से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, यही तो है। और जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, सही बात है। तो के ए स्क्वायर के बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, कुछ इस प्रकार से रहने देते हैं। अब के को अंदर भी गुणा कर दें तो के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2 KAB cos फाई। वाह यार, ए और बी क्या है बच्चों, ए और बी क्या है, दो तरंग हमने लिया था, तो जो ए है वो तरंग पहले के लिए है, बी है वो तरंग दूसरे के लिए है। आयाम है ना, थोड़ा मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं और मैं स्टार्टिंग में आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखो, ये देखो जरा ए और बी, ठीक है। अब देखो पहले तरंग का मैंने कहा तीव्रता I1 है, ये समानुपाती होगा ए स्क्वायर के। दूसरे तरंग की तीव्रता यदि I2 है तो ये समानुपाती होगा बी स्क्वायर की, है ना। जब इसको हटाऊंगा तो I1 बराबर के ए स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा और I2 बराबर कहूंगा के बी स्क्वायर, क्योंकि व्यतिकरण का सिद्धांत कहता है कि जो प्रकाश की तीव्रता है, तरंग की तीव्रता है, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दो तरंग हमने लिया है, तो I1 का मान इतना निकल कर आ जाएगा, I2 का मान इतना निकल कर आ जाएगा। बच्चों इतना ध्यान रखो, समझ रहे हैं। और फिलहाल यदि ए बी दोनों है, के ए बी दोनों है, तो आप क्या करोगे, के स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर सकते हो, इसको ऐसा कर सकते हो, वर्ग लगाओ तो अंडर रूट लगा दो। क्या कर रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा बच्चा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो सब कुछ बनेगा और नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। इसको यदि तोड़ दूं तो के ए स्क्वायर भी हो जाएगा और के बी स्क्वायर हो जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पे I1 का मान आ जाएगा और ये I2 का मान आ जाएगा। क्या समझे, कुछ नहीं समझे ना, फिर से समझो। मैंने कहा जो तीव्रता I1 है वो आयाम के समानुपाती होगा पहले तरंग के लिए, तो I1 बराबर के ए स्क्वायर। जो तीव्रता I2 है दूसरे तरंग के लिए वो B2 है, जो आपका B है आयाम, इसके समानुपाती होगा वर्ग के। जब हटेगा तो के बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब I1 का मान इतना और I2 का मान इतना। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम आपसे कह दें बच्चों कि के ए बी है, तो इसको हम अरेंज करना चाहें तो इसको यदि अरेंज कर दें तो यदि वर्गमूल लगा दें तो अंदर वाले को वर्ग लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, वर्ग लगा सकते हैं। मतलब ए भी दो है, बी भी दो है, के भी दो है, ऐसे ही है ना कुछ, ठीक है। और इसका मान है हमारा I1 और इसका मान है I2। इस फॉर्मेट को हम रखेंगे यहाँ पे, जो कि आपको परेशान करने वाला है, हैरान करने वाला है। कैसे, मैंने कहा I बराबर इसका मान, ओहो ये स्क्वायर नहीं है ना, के ए स्क्वायर है मतलब I1 है, और ये के बी स्क्वायर है मतलब ये I2 है। और बच्चों इसके अंदर की जो भावना है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, अभी फिलहाल इसको डायरेक्ट कर दूं तो के स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर वर्ग है, वर्गमूल लगा दिया cos फाई, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको भी दिक्कत ना हो सके यार। I1 प्लस I2 प्लस 2, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ये I1 और I2 के रूप में सेट हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा आप बैक करो और समझ लो, वीडियो में बैक हो जाओ और समझ लो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चूंकि इसको आप समीकरण जो भी 8 है तो 8 दे दो, चूंकि अभी मैंने आपको समझाया I1 बराबर के ए स्क्वायर, ये किस कौन से तरंग का, पहली तरंग के कारण तीव्रता है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
जो बच्चों I2 है वो KB स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके कारण है? दूसरी तरंग के कारण तीव्रता है, ये कारण तीव्रता है। ठीक है। और यदि मैं कह दूं, इसको मैंने अभी अरेंज करके सिखाया था आपको, KB मैंने आपको कहा अंदर करके KA स्क्वायर और KB स्क्वायर बराबर √I1 और I2। ये आपका आ चुका है बच्चों परिणामी तरंग की तीव्रता। ठीक है, ये चीज क्लियर है। यही अध्यारोपण का गणितीय विवेचना है, यही अध्यारोपण का गणितीय विवेचना है। उम्मीद करता हूं आप लोग क्रम से करते होंगे तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद बच्चों थोड़ा सा आगे तैयार करना है कि व्यतिकरण भी दो प्रकार का होता है, एक संपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण जब कब होता है? जब दो तरंगे आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद सुरंग का सुरंग से मिलन होता है और गर्त का गर्त से मिलन होता है। सुरंग का सुरंग से, गर्त का गर्त से मिलन होता है तो संपोषी व्यतिकरण होती है। उस स्थिति में तीव्रता अधिकतम होना चाहिए। तीव्रता मतलब इस I का मान अधिकतम होगा। तो भाई साहब संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता समीकरण यदि मैं कह दूं समीकरण 8 से इस स्थिति में I का जो मान है अधिकतम होना चाहिए। I का मान अधिकतम होगा। ठीक है, कब होगा? यदि भैया ये जो कास फाई है, यदि कास फाई का मान अधिक हो, है ना, यदि कास फाई का मान क्या हो? अधिकतम हो। यदि कास फाई का मान अधिकतम होगा तो भैया I का मान अधिक होगा। संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम होगी क्योंकि दो आयाम आपस में मिलते हैं, आयाम बढ़ जाता है, तीव्रता बढ़ जाती है। सिंपल है। तो भाई साहब अधिकतम मान कितना होता है कास फाई का? कोई बता सकता है? का अधिकतम मान कोई भी बता दो, अधिकतम मान कितना होता है? तो सबको पता है कि कास फाई का अधिकतम मान 1 होता है प्लस में, इससे अधिक हो ही नहीं सकता। अर्थात जो फाई है वो 0 डिग्री पर, कितना डिग्री पर? 0 या 360, इस पर 1 होगा। फिर आपका हो जाएगा 360 के बाद 720, अर्थात ऐसे आगे चलता जाएगा 0 डिग्री। फिर हम कह दें 2 पाई के बाद 4 पाई, 6 पाई, ऐसे आगे चलता जाएगा बच्चों। अर्थात पाई बराबर 2 का मल्टीप्लाई सबसे करें n में और पाई कर दें। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म कैसे? जैसे 0 रख दें, जहां n बराबर हम 0 रख दें तो 0 आ जाएगा, n बराबर 1 रख दें 2 पाई आएगा, n बराबर 2 रख दें 4 पाई आएगा, 3 रख दें। इस स्थिति पर मतलब ये फाई का मान इतना हो, कितना कलांतर होना चाहिए? लगभग 360 डिग्री का कलांतर हो बच्चों, 360 डिग्री का कलांतर हो। तो जो व्यतिकरण है वो संपोषी व्यतिकरण होगा और अधिकतम मान प्राप्त होगा इस स्थिति में 2n पाई में। वहीं पे जब हम विनाशी व्यतिकरण की बात करेंगे, शर्त चल रहा भाई विनाशी व्यतिकरण के लिए, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। विनाशी व्यतिकरण के लिए विनाशी ये व्यतिकरण है। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण के लिए जो I का मान है, I का मान न्यूनतम होगा। क्या होगा बच्चों? न्यूनतम। ठीक है, कब होगा बच्चों? जब कास फाई का मान न्यूनतम हो। ठीक है, वही समीकरण 8 से, समीकरण मतलब हमने समीकरण कौन से लिया है? समीकरण 8 से। I का मान न्यूनतम होगा कब? जब कास फाई का मान न्यूनतम हो। अब कास फाई का मान न्यूनतम क्या होगा बच्चों? I मिनिमम के लिए कास का न्यूनतम मान, कास फाई का मान न्यूनतम मान -1 होगा। -1 मतलब 180 डिग्री, यानी फाई बराबर कितना हो जाए? 180 डिग्री, है ना। 270 तो 3 पाई, फिर 5 पाई, आगे ऐसा चलता जाएगा। मतलब इसको एक फॉर्मेट में यदि हम सेट करें तो भाई 2 में 1 घटाओगे तो 1 आएगा, 4 में तो 2 गुना में 1 घटाना है। जैसे वहाँ पे 2n पाई था लेकिन 2 गुना में 1 घटाएंगे, क्योंकि आप वैल्यू पुट कर लो ना। जहाँ n बराबर 1 2 3 4 ऐसे करके 1 रखोगे तो पाई आ जाएगा, 2 रखे 2 दूना 4, 3 पाई आ जाएगा, इस प्रकार से। तो यदि मैं कह दूं कि ये जो कंडीशन आया फाई का मान, ये विनाशी व्यतिकरण है, यानी इतना का कलांतर होना चाहिए। अब इतने के कलांतर में क्या होगा? सुरंग गर्त से मिल जाएगा, गर्त सुरंग से मिल जाएगा। दो तरंगे हैं, एक तरंग का सुरंग दूसरे के गर्त से मिल जाएगा। ये चीज है बच्चों। जैसे थोड़ा समझना एक बार फिर से,
मैं कहता हूं भाई ये समान कला में चल रहा है एकदम बढ़िया से। अब एक बार घूमता है तो 360 डिग्री का घूमता है, ठीक है। और बोला कितना है, 180 के बाद स्टार्ट हो कलांतर में पाई का, तो यहां से यहां तक। जब यहां से दूसरा तरंग स्टार्ट होगा तो कुछ इस प्रकार से तरंग स्टार्ट होगा। तो देखो जरा, इसका जहां पे गर्त था इसका सरंग तो खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, तो ये विनाशी व्यतिकरण हो गया। लेकिन वहीं पे बच्चों यदि हम थोड़ा सा इसके अगले स्टेप की बात करें, ये एक तरंग कुछ इस प्रकार से चल रही थी और फिर दूसरा तरंग 360 डिग्री के कलांतर में चले, मतलब यहां से 180, फिर यहां से 300, यहां से फिर से स्टार्ट दूसरा तरंग करता है। देखो जरा, तो भाई दोनों का आयाम सरंग का सरंग, गर्त का गर्त से मिल रहा है, तो समपोषी व्यतिकरण होगा। ये कंडीशन है समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की। उम्मीद करता हूं कि शॉर्ट फॉर्म में आप समझ गए होंगे बच्चों। पथांतर इसका यदि आपको तैयार करना है तो यहां से लॉजिक से पथांतर आप तैयार कर लो कि भाई जो पथांतर है इसका डेल, ठीक है, वो 2n है, 2n है, ठीक है, और पाई की जगह λ/2, ठीक है। इसके लिए पथांतर याद करना है तो 2n-1 है, कोई दिक्कत तो नहीं, 2n-1 और पाई की जगह λ/2। इससे पथांतर आप निकाल सकते हो। फिलहाल ये पथांतर आगे चलकर काम आ सकता है। आज के लिए इतना ही यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको करना है, इससे एक्स्ट्रा करना भी नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। समपोषी विनाशी दोनों की चीज आप समझ गए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।